इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, अमित शाह करेंगे समापन, अंबानी और अडानी का भी होगा संबोधन। पीएम मोदी का होगा दून में जोरदार स्वागत, भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी में जुटी। 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे मोदी। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर बोले सीएम धामी, कहा यह हमारे लिए बड़ा अवसर, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड को मिला राष्ट्रीय खेल ध्वज, 2024 में आयोजित होंगे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल, जोरों पर की जा रही खेलों की तैयारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को दिया आदेश, हत्या का ट्रायल जारी रखने का दिया आदेश। हाईकोर्ट सीबीआई जांच की मांग से कर चुका है इनकार। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम, बर्फबारी से बढ़ी ठंड, कोहरे ने बढ़ाई गलन, पहाड़ी इलाकों में जारी है बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करेंगे खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य संजय सैनी और पूर्व कृषि मंडी समिति अध्यक्ष सतवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि लक्सर और खानपुर के बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 7 दिसंबर को देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे। उन्होंने कहा कि मौन उपवास कार्यक्रम में लक्सर खानपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने बाढ़ किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को दोहराएंगे। और लगभग 100 करोड़ रुपया इकबाल को चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है। दूसरे, आज गेहूं बुआई का वक्त चल रहा है पीड़ित किसानों के लिए, जिसमें गन्ना, धान, चेरी पूर्ण रूप से किसानों की नष्ट हुई हैं और मात्र 1100 रुपए का मुआवजा उचित नहीं है। और बहुत बड़े पैमाने पर किसान जो आपदा पीड़ित थे छोड़ दिए गए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीनी की कीमत है उसको देखते हुए 425 रुपए क्विंटल गन्ना, डीएपी, यूरिया की पूरी आपूर्ति किसान को मिलनी चाहिए। उसके साथ ही इकबालपुर में जो करीब 100 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान किसानों का रह रहा है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी समस्याओं की मांग को लेकर कर माननीय श्री हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री कल 7 दिसंबर 2023 को 11 बजे गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत धारण करेंगे। उसके बाद रघुपति राघव राजा राम जो गांधी जी का भजन है उसके साथ मौन उपवास की समाप्ति करेंगे। सर का तो हर ही कार्यक्रम में विशेष योगदान रहा, और ये तो चूंकि किसान प्रभावित हुआ और किसान ही का मूल क्षेत्र है लक्सर और गन्ने का, तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ काफी लोग इधर से जाएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो उपवास कार्यक्रम कल उनका है, इसका कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का हम लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से तो यही है कि ये जो इन्होंने मानक 1125 रुपए बीघा प्रति बीघा तय किए आपदा के, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ये कम से कम 10,000 रुपए प्रति बीघा होना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास भी करेंगे। बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ये मौन उपवास होगा। किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान भारी संख्या में शिरकत करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां महानिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को याद किया गया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री रविंद्र बाली के नेतृत्व में महापड़ाव स्थित अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने बाबा साहेब के मूल्यों के साथ खड़ा रहने और उनके जीवन के सिद्धांतों का युवाओं सहित सभी को पालन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा समीर आर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप विष्ट, मंडल अध्यक्ष प्रताप रेखवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाने में बलिदान हुए कार सेवकों को नमन किया गया। साधु संतों ने बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम का आयोजन धर्म नगर की गौरी शंकर गौशाला में आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में साधु संत उपस्थित हुए और साधु संतों ने शौर्य दिवस पर बलिदान देने वाले कार सेवकों को नमन किया और सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वालों को सख्त हिदायत भी दी। वर्षों के दर्शन कर सकूं, आपका आशीर्वाद ले सकूं, तो इसके लिए आप मैंने पूज्य महाराज जी से कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में आज हम वहां गए करीब 30 साल और आज आप सब महापुरुषों के चरणों में हम भी वहां पर होते, क्योंकि गण से न आने का अंतर्मन में एक जो है बात ही ज्यादा क्या कहे पीड़ा मुझे योगी जी ने उठाया है कि हम सब केवल हरिद्वार वासियों का नहीं, पूरे राष्ट्र का आज ये शौर्य का दिन है। राम हमारे प्राण में होता भी यहाँ पूरी दुनिया के सैकड़ों इन्वेस्टर्स के साथ आज मीटिंग थी और बनाना है और लोकल के लिए वोकल होना है, और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए करते हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में ऐतिहासिक, धार्मिक व पौराणिक उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों को लेकर जनपद के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोगों से सुझाव भी लिए गए तथा विचार विमर्श भी किए गए। बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष उत्तरायणी मेला 7 दिन तक कराया जाएगा, जिसका शुभारंभ 14 जनवरी व समापन 20 जनवरी को होगा। उत्तरायणी हमारा होने वाला है इस बार। एक तो पहली बात यह है क्योंकि नगर पालिका डिजॉल्व हो गई है, तो अभी प्रशासन को इसका जिम्मेदारी संभालनी है, क्योंकि जिलाधिकारी प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो दूसरा, ये इस बार मेले की जो अवधि है, हमने 7 दिन की मेले की अवधि निर्धारित की है। तीसरा, हमारा हाई कोर्ट का एक पिटीशन हुई है जिसमें जो सरयू बगड़ में दुकानें लगती थी, वो सरयू बगड़ में इस बार दुकानें ना लगाई जाए। तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज ये रहेगा कि हम अन्य दुकानों को कहाँ शिफ्ट करें। उसके लिए आज एक टीम भी गठित की गई है, ताकि वो पूरा सर्वे करते हुए जहाँ जहाँ कहीं पर हमें पॉसिबिलिटी मिलती है वहाँ पर दुकानों को लगाए, ताकि व्यापारी को नुकसान ना हो और मेले में हमारी इनकम भी जनरेट हो जाए। फिर भी जो पिछली बार हमारा मेले में रही थी भव्यता, वो भव्यता बरकरार रहेगी। जो एक्टिविटीज़ पिछली बार हुई थी, चाहे वो हेली राइड हो, चाहे दंगल हो, नौकायान हो इत्यादि, ये सब देखने को आपको इस बार भी मिलेगी। और ब्यूटिफिकेशन पर भी ध्यान देंगे। साफ़ सफाई की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। अगली खबर डोईवाला से है, जहां कुशल प्रबंधन के चलते एकमात्र शुगर मिल का प्रदर्शन शानदार रहा है। नए पेराई सत्र के 11 दिनों में ही मिल ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, जिसे लेकर किसान, व्यापारी और अधिकारियों में अलग अलग उत्साह देखने को, आपको बता दें, एक अलग उत्साह देखने को मिला है। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक DK सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को मिल का पेराई सत्र शुरू हुआ था और मात्र 11 दिन में ही मिल ने 2,09,000 कुंतल गन्ने की पेराई करके 17,590 कुंतल चीनी का उत्पादन किया है, जो सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। उत्तराखंड में हो रहा है और देहरादून में हो रहा है ये, और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसमें आ रहे हैं और देश और विदेश के कई उद्योगपति यहाँ पर अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार उत्साहित है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में आने पर 4 गारंटी की मांग की है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री विजय बड़ाई ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अन्य राज्यों में गारंटी बांट रहे हैं, उसी तरह उत्तराखंड को भी गारंटी दें। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य को विशेष दर्जा दिलाने, राज्य में 1950 मूल निवास लागू करने, सशक्त भूमि कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने की गारंटी देने की मांग की।
कह रहा हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड में उनका स्वागत है। लेकिन मेरा कहना है कि यदि उत्तराखंड में अभी तमाम चुनावों में उन्होंने गारंटीज दी हैं, विविध गारंटियाँ दी हैं, हर जगह गारंटी दी है, और मोदी जी की गारंटी जो है वो गारंटी कहलाती है। तो आज उत्तराखंड क्रांति दल वाले भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड में एक राजधानी अभी तक नहीं बन पाई, स्थायी राजधानी, और उत्तराखंड का पूरा जनमानस जो है वो उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण चाहता है, भू कानून चाहता है, 1950 का मूल निवास चाहता है और एक विशेष राज्य का दर्जा चाहता है। और यदि ये मांगे जो है ये पूरी होनी चाहिए और इसकी गारंटी माननीय मोदी जी यहाँ आए और हमें दे जाएं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ये गारंटियों का हम ये घोषणा करके जाएं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सीएम धामी ने अपने कार्यों से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य तेज गति से पूरे होने की दिशा में सड़कों को साफ सुथरा बनाने के साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत तमाम कार्य अंतिम चरण में है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में चल रहे कछुआ चाल से दूनवासी परेशान हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भी स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब यही लोग स्मार्ट सिटी के कार्यों की सराहना करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने, शहर को सुंदर बनाने समेत कई कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। मुख्यमंत्री की इस सख्ती का धरातल पर सकारात्मक असर भी देखने को मिला है और जो स्मार्ट सिटी के कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हुए वो कुछ ही दिनों में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी इन सभी पर सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं करवाया। सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को करा रही है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंगें बनाई जा रही हैं उनमें न तो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की और न ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की और न ही इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जिससे साफ है कि सरकार भेदभाव की नीति पर कार्य कर रही है। ये चमचमाती सड़कें, ये शानदार पेंटिंग, ये साफ सुथरी सड़कें कहीं और की नहीं, ये सब राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं। जी हाँ, ये सब साकार हो रहा है स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के तहत। दरअसल कुछ दिनों पहले तक जिस स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठ रहे थे, उसी स्मार्ट सिटी के कार्यों की अब सराहना हो रही है। सरकार का दावा है कि स्मार्ट सिटी के कार्य अंतिम चरण में हैं। शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के साथ ही सड़कों को साफ सुथरा बनाने, शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत तमाम कार्य अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने, शहर को सुंदर बनाने समेत सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। मुख्यमंत्री की इस सख्ती का धरातल पर सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है और जो स्मार्ट सिटी के कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हुए वो कुछ ही दिनों में पूरे होते दिखने लगे हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं कराया। सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को करा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट के तहत और जो स्मार्ट सिटी का कार्य जो पिछले 10 सालों से चला रहा था वो उसमें तेज़ी बढ़ोतरी आई है, तो ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षित करके है। और कहा गया है कि जितना तेज़ी से काम होता है उतना ही तेज़ी से चीज़ें बिगड़ती भी है।
तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो वादे जो स्मार्ट सिटी के पिछले 5 वर्षों से कर रही थी, वो 5 वर्षों से अचानक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है उसमें बढ़ोतरी के चलते देखिए कि सड़क जगह जगह पे जाम ट्रैफिक हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान भी है, क्योंकि जब 5 साल से जब आप स्मार्ट सिटी का कार्य करने को हो रहे तो 5 साल से अगर हम कार्य को देखा जाए तो कार्य हुआ ही नहीं। बारिश में लोग भीग रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग गड्ढे में गिर जा रहे हैं। और जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि होने वाला है 8 और 9 तारीख को, अचानक से कार्य तेज़ी हो जाता है, जिसके चलते लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काम लग रहा है आपको चकाचौंध जो है आज दिखाई दे रही, ये चकाचौंध आपके डेंगू के टाइम में क्यों नहीं हुई? ये तो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था और जानबूझ के सरकार ने देर की और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान इस देहरादून में गंवाई है डेंगू से। उस समय क्यों नहीं हुई है? G20 में जिस तरीके का ड्रामा हुआ, सड़कों को पोता गया, ड्राइंग बनाई गई, उसी तरीके का ये है। आम पब्लिक को ठीक है आज सड़कें ठीक लग रही, जो लेकिन डेंगू और इत्यादि जो हुई थी उसके लिए सरकार माफ़ी मांगेगी। आपको ये चकाचौंध ठीक लग रही है, लेकिन जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पानी पूरी बेचने वाले, दिए बेचने वाले, मटकी बेचने वाले, समोसा चाय बेचने वाले लोगों के जो रोजगार है आपने पिछले 7-8 दिन से उनको बंद कर रखा है, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? मैंने कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस तो ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने के समय पर हम जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो अपेक्षाएं धरातल उतरी हैं और सारी जनता का स्वागत करें। कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। इस बात की पुष्टि यही बात हम जनता को समझा रहे हैं और पूरा उत्तराखंड इस बात को समझ भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले इन्वेस्टर समिट के नाम पर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी तैयारी है। दूसरा, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी है, आप देख लीजिए कि पिछले 6 साल में 40% कमीशन की बातें अखबारों में छपती रही है, मगर 2 दिन पहले इन्वेस्टर समिट की बात क्या हुई, रात और दिन देहरादून की सड़कों को काला करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लीपापोती कर रही है, ये घोटाला भी इसके चुनाव के बाद आपके सामने निकल कर आएगा। साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लाभ के लिए काम कर रही है। ग्राउंड के अंदर स्मार्ट सिटी भी फेल हो चुकी है, जाम से जनता परेशान है। उत्तराखंड का जो एक अच्छा शहर देहरादून था, ये आज रहने लायक नहीं बना है। ये स्मार्ट भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है, जहां सचिवालय दून में आयोजित उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 40,423 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 और 9 दिसंबर को 2023 को FRI में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आज कॉन्क्लेव में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल किया जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत दिलाराम बाजार देहरादून में स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहर के मुख्य स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित होने से आम जनता में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का और तेजी से प्रसार होगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे
महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है, और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज़ है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है, नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों के संबंध में FRI देहरादून पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 8 और 9 दिसंबर को होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, शहर में रूट डायवर्जन प्लान समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। ACS ने कार्यक्रम स्थल में लगे विभिन्न पंडालों, मुख्य कार्यक्रम स्थल एवं अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आपको बता दें सकल चंद्र रावत का असामयिक निधन हो गया है। रावत ने देर शाम को 81 वर्ष की उम्र में जीवन की अंतिम सांस ली। रावत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। यमुना घाटी के राजनीति के पुरोधा और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सकल चंद्र रावत ग्राम सुनारा नौगांव उत्तरकाशी का आकस्मिक निधन हुआ है। सकल चंद्र रावत जिले भर में एक साफ सुथरी छवि के राजनीतिज्ञ थे और राजनीति के धुरंधर भी माने जाते थे। उनके निधन पर क्षेत्रीय विधायक, राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।